आ रहा है। हम ये कह दें खाली एक टीचर जिम्मेदार, ये संभव ही नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा माफिया है, जब तक उस पर क्रैकडाउन नहीं होगा। आखिर क्यों सीबीआई ने जो नेट और उसका यूजी का एग्जाम था उसे क्लोजर रिपोर्ट क्यों लगाई? यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। फेक खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। वो महिला हो तुम जो हमें कह रही हो कि हमें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। मजाक चल रहा है, माफी मांग लेना, नहीं तो जिस दिन हम इन बच्चों को बोलेंगे ना यूट्यूब का टीचर आके कि इनकी ट्विटर फीड और इंस्टाग्राम फीड में समय राणा का कंटेंट भर दो, तो भागती भागती फिरेंगी, रात भर नींद नहीं आती है। जब इसकी शिकायत वेदांत श्रीवास्तव जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने की तो उनको सोशल मीडिया पर देशद्रोही और पाकिस्तानी कह के ट्रोल भी किया गया। पेपर लीक से खान सर तक, क्या बहस असली मुद्दों से भटक गई है? नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन माँ बाप के लिए भी जो अपने बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा उस चीज़ पर ध्यान देते हैं कि कहाँ से पेपर लीक हो जाए और 12 लाख रुपए उनको दे देते हैं। ऐसे माँ बाप पर सब लोग चुप हैं कि जो अपने बच्चों को इस भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व करते हैं, पैसे देते हैं और फिर जब पेपर लीक हो जाता है और गायब हो जाते हैं, किसी भी डिबेट का हिस्सा नहीं बनते और ना ही कोई एंकर उनसे सवाल करता है। एंकर क्या सवाल करता है, आज हम आपको यही बताएंगे। देश में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों और युवाओं के भविष्य का है। नीट हो, यूपीएससी हो, सीबीएसई हो या दूसरी सरकारी भर्तियां, लाखों छात्र जवाब मांग रहे हैं। इसी बीच एक टीवी डिबेट ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। समझिए ये विवाद क्यों खड़ा किया गया है, और हम ये कह रहे हैं ये विवाद जानबूझकर क्रिएट किया गया है, क्योंकि हमेशा से अगर आप पिछले 11 साल से भाजपा की राजनीति देखेंगे तो उन्होंने हमेशा जब कोई मुद्दा लोगों में बनने लगता है उसके साथ में एक ऐसी चीज उठाते हैं कि लोग सब उस तरफ डाइवर्ट हो जाएं और मेन मुद्दा हट जाए। और इसका काम कौन करता है? इसका काम गोदी मीडिया में बैठे हुए एंकर करते हैं। जी हाँ, एक न्यूज़ चैनल पर पेपर लीक और कोचिंग संस्थानों पर कथित भ्रष्टाचार को लेकर बहस चल रही थी। जी हाँ, ये बहस चल रही थी। आशुतोष भी उसमें मौजूद थे और उन्होंने जो भी कहा था वो आप सुन लेंगे। हम ये कह दें खाली एक टीचर जिम्मेदार, ये संभव ही नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा माफिया है, जब तक उस पर क्रैकडाउन नहीं होगा। आखिर क्यों सीबीआई ने जो नेट और उसका यूजी का एग्जाम था उसे क्लोजर रिपोर्ट क्यों लगाई? कोर्ट को दिखाई पड़ रहा है कि इस पूरे मामले में गड़बड़ी है और सीबीआई को नहीं दिखाई पड़ रहा। कोर्ट ने झाड़ लगाई उसकी 21 मई, अभी एक हफ्ते पहले की बात है। तो जब तक वो माफिया पे क्रैकडाउन, और मेरा साफ तौर पे कहना, ये हिंदुस्तान के अंदर जितने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं ये सारे के सारे बंद होने चाहिए। चर्चा का विषय था कि आखिर बार बार होने वाले पेपर लीक के लिए जिम्मेदार कौन? समझे आप? शिक्षा व्यवस्था में खामियां कहां हैं और क्या शिक्षा मंत्री को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए? ये बहस थी, इतनी बढ़िया बहस थी कि सब कुछ निकलता और शायद अगर शिक्षा मंत्री देख लेते ये बहस तो उनको एहसास होता कि उन्होंने कहाँ गलती की। लेकिन ये नहीं होना था, क्योंकि बहस को एक नए मोड़ पर ले जाना था और यही हुआ। बहस के दौरान अचानक मुद्दा बदल गया। उसमें भी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है। वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं?
ये बहुत बड़ा सवाल है आज। देश भर में पेपर लीक, छात्रों के भविष्य, सरकार की जवाबदेही और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की चर्चा छोड़ बात उन शिक्षकों तक पहुंच गई जो यूट्यूब, फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से करोड़ों छात्रों को पढ़ा रहे हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा, तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। मैं यहां पर आपको ना न्यूज रूम की राजनीति भी समझाता हूं आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। न्यूज रूम में बहुत साल मैंने इससे काम किया है, तो ये पत्रकार और इन एंकरों को मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूं, जानता हूं, और इनको समझना आपके लिए भी ज़रूरी है। न्यूज रूम की राजनीति का बहस का रुख समझिए। अब यहां पर कुछ बातें समझने की ज़रूरत है। मीडिया की आलोचना करने वाले लोगों का कहना है कि टीवी न्यूज़ इंडस्ट्री में अक्सर ऐसा देखा जाता है, जब कोई बड़ा मुद्दा सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा करता है तो बहस का केंद्र बदल जाता है। क्योंकि ऐसा होता है और ये जो रिपोर्टर्स और एंकर के डीएनए में है। कई बार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग न्यूज़ चैनल से जुड़े हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो समझ जाएंगे कि मैं कितना सही बोल रहा हूँ। कई बार रिपोर्टर अपनी गलती का ठीकरा जूनियर सहयोगी, जैसे कि आप समझिए कि मैं ये बोल रहा हूँ और मैं ये फंबल कर जाऊँ, तो ये फंबल करना मेरी गलती है, लेकिन मैं आरोप किसको लगाऊंगा? कैमरामैन पे आरोप लगाऊंगा। मैं कैमरामैन पे चिल्लाऊंगा कि अबे तू क्यों हिल रहा था, अबे तू ये क्यों कर रहा था। मैं ये करने लगता हूं, ये हकीकत है। हम अपनी कमियां दूसरों के ठीकरे फोड़ देते हैं। ये मीडिया का चलन बन चुका है, यही होता आया है और यही हो रहा है। या ठीकरा जूनियर सहयोगी, कैमरा टीम या प्रोडक्शन स्टाफ पर फोड़ देते हैं, ये हकीकत है। न्यूज़ रूम में ये संस्कृति नई नहीं है। अगर कोई तकनीकी गलती हो जाए तो जिम्मेदारी स्वीकार करने के बजाय दोष किसी और पर डाल दिया जाता है। जैसे कि आप समझिए कि अगर प्रोडक्शन का काम है, कोई सुपर गलत लग गया या वो लग गया, तो वो सीधे वो कहेगा, उसे ये नहीं समझ में आ रहा कि स्टोरी में कोई दम नहीं है, वो सीधे प्रोडक्शन पर इल्जाम लगा देगा कि तू मेरा शो, मेरा चैनल सबोटाइज कर रहा है। और फिर अगर तुम कोई दो लोग आपस में बात करते हुए दिख जाएंगे तो वो साफ साफ कह देगा कि तुम लोग एजेंडा चला रहे हो। तो ये न्यूज़ रूम की संस्कृति, और ऐसे में जब एक सरकार की सपोर्ट इन ऐसे जो लोगों को मिल जाती है तो ये सब करेंगे। फेक खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। वो महिला हो तुम जो हमें कह रही हो कि हमें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, जानना ना ब्लैक कौड़ी, बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, जानना ना खाली कौड़ी, व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं। आपने तो देख ही लिया तमाशा कौन कर रहा है। इनका तमाशा ही दिखा रहा हूं मैं इतनी देर से। अब सबसे पहले जब ये विद्रोह होगा ना, रिवॉल्यूशन, तो सबसे पहले इनको उखाड़ के फेंकना है। इसी तरह लोग कह रहे हैं कि जब सरकार किसी विवाद में घिरती है तो कुछ चैनल और कुछ एंकर ऐसे मुद्दे उठा देते हैं जिनसे मूल बहस पीछे छूट जाती है, और इसमें भी यही हुआ। मजाक चल रहा है, माफी मांग लेना, नहीं तो जिस दिन हम इन बच्चों को बोलेंगे ना, यूट्यूब का टीचर आके, कि इनकी ट्विटर फीड और इंस्टाग्राम फीड में समय राणा का कंटेंट भर दो, तो भागती भागती फिरेंगी, रात भर नींद नहीं आती है जब पर डे की 5-6 गालियां मिल रही होती हैं तब। बहुत आसान है स्टूडियो में बैठ के टीचर का मजाक उड़ाना। हमें पता है कि हम जैसे लोग हैं जो बच्चे की फीस की चिंता कर रहे हैं, उसकी बेरोजगारी देख रहे हैं, भले ही 2 कौड़ी का ज्ञान। जी हाँ, पेपर लीक और छात्रों का गुस्सा। पेपर लीक के मामले में भी सरकार पहले से दबाव में थी। NEET, UPSC, CBSE और दूसरी परीक्षाओं को लेकर छात्रों में नाराजगी थी। इसी दौरान CBSE की कॉपी जांच और मार्किंग को लेकर भी सवाल उठे। CBSE चर्चा में है, स्टूडेंट्स नाराज हैं, टीचर्स परेशान हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने तो वाकई में शिक्षा का भट्टा बैठा दिया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है, इतना आक्रोश किस बात का है।
इस साल देश में 17,68,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सीबीएसई बोर्ड की 12वीं का एग्जाम दिया था। सीबीएसई बोर्ड एक प्रतिष्ठित बोर्ड है जिसका करीब 64 साल का पुराना इतिहास है। इसमें हम में से बहुत सारे लोगों ने ये परीक्षा दी है। इसका अपने तरीके से मार्किंग का एक पैटर्न होता है, हर स्टेप के लिए मार्क्स मिलते हैं। आंसर शीट्स को अभी तक टीचर्स चेक करते थे तो कोई गड़बड़ी सामने नहीं आती थी, मगर पता नहीं किस जिद में इस बार सीबीएसई ने अचानक से तय किया कि ऑन स्क्रीन मार्किंग से आंसर शीट की जांच होगी ओएसएम से। मतलब कॉपी को स्कैन करके दिया जाएगा और टीचर्स उसको इवैल्यूएट करेंगे। और हुआ भी ऐसे ही। फरवरी 2026 में ओएसएम का निर्णय आया और तुरंत ही लागू कर दिया गया इसी बार के बोर्ड में। मगर जब रिजल्ट आया तब हड़कंप मच गया, क्योंकि तमाम बच्चों ने कहा कि पेपर तो बहुत बढ़िया हुआ था, मार्क्स मिले ही नहीं। बच्चों को बाकी सब्जेक्ट्स में तो फिर भी ठीक ठाक नंबर मिल गए, मैथमेटिक्स में, अकाउंटेंसी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में मार्क्स ही नहीं मिले। पेपर चेकिंग ठीक से शायद की नहीं गई। इनफैक्ट छात्रों ने जब अपनी कॉपी मांगी तो पता चला ये तो उनकी कॉपी ही नहीं थी, उनकी हैंडराइटिंग नहीं थी, किसी की सप्लीमेंट्री कॉपी गायब थी तो किसी की आधी कॉपी ही गायब थी। यहां तक कि टीचर्स ने भी बताया कि जो कॉपी स्कैन करके आई थी वो इतनी धुंधली थी कि उसमें कुछ क्लियर दिख ही नहीं रहा था, तो वो मार्क्स कैसे देते स्टेप बाय स्टेप के। ऑनलाइन में स्टेप बाय स्टेप के मार्क्स तब दिए जाते ना जब चीजें दिखती, क्योंकि ऑफलाइन में तो वो दिख जाता था। यहां पर तो पिक्चर इतनी ब्लर थी कि कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो इसलिए स्टूडेंट्स को नंबर कम मिले और इस बात को टीचर्स ने भी स्वीकारा। जब इसकी शिकायत वेदांत श्रीवास्तव जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने की तो उनको सोशल मीडिया पर देशद्रोही और पाकिस्तानी कह के ट्रोल भी किया गया। सोशल मीडिया पर एक छात्र का मामला चर्चा में आया और इस पर कई तरह की टिप्पणियां हुई। बाद में जब तथ्यों पर बहस हुई तो मीडिया की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े हुए। ये मामला भी हम आपको बताएंगे, आप समझ गए होंगे कि ये मामला कौन था और इसमें दूरदर्शन के एंकर साहब भी इन्वॉल्व थे। लोगों का मानना है कि ऐसे समय में सत्ता प्रतिष्ठान को एक सेफ पैसेज चाहिए होता है, यानी कि निकलने के लिए, जिससे जनता का ध्यान असली मुद्दे से हट जाए। उनका सवाल है कि क्या इस बार भी बहस को शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक से हटाकर किसी लोकप्रिय शिक्षक या यूट्यूब एजुकेटर की तरफ मोड़ने की कोशिश की गई? क्या यह पहली बार हुआ? ये आरोप नया नहीं है। आज हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे पहुंचे। देश की राजधानी दिल्ली में तमाम यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट, चाहे वो जेएनयू हो, डीयू हो, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, जामिया हो, देश में 1.5 करोड़ आबादी स्टूडेंट्स की जिनके साथ इस तरह का बेईमानी किया गया, विश्वासघात किया गया, उनकी आवाज में अपनी आवाज शुमार करते हुए ये बात करने आए कि एक तरफा जिस तरह से पिछले 10 सालों में 86 पेपर लीक हुआ है, बार बार धर्मेंद्र प्रधान ने ये साबित कर दिया है कि वो कितने इनकॉम्पिटेंट एजुकेशन मिनिस्टर है। उसके बाद भी 10 साल से वो अपनी कुर्सी पर काबिज हैं। इनकॉम्पिटेंट एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को कुर्सी खाली करनी होगी। एनटीए जैसी एकदम निकम्मी, एनटीए जैसी कॉम्प्रोमाइज बॉडी को आपको क्रैक करना होगा। इस डिमांड के साथ जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं, पुलिस बहुत ही ब्रूटल तरीके से स्टूडेंट्स को डिटेन करती है, ट्रैश करती है, मैनहैंडल करती है। महिलाओं को पूरी तरह से धक्का दिया गया है, पीटा गया है। They have been shoved into a bus. We have no idea where they are being taken to. हम लोग लगातार यहाँ पे पूछ रहे हैं, लेकिन पुलिस हमको नहीं बता रही है। This is an appeal to all the democratic and progressive institutions out there that please amplify this. We have no idea where we are being taken to. और ये एक बड़ी अपील है कि देश में जिस तरह से, चाहे वो नीट की परीक्षा में 24 लाख स्टूडेंट्स की बात हो, उसी की परीक्षा में 18.5 लाख स्टूडेंट्स की बात हो, अभी बीते एक दिन पहले हुए बड़े धांधली में सीयूईटी की परीक्षा में 13.5 लाख स्टूडेंट्स की फीस को स्टेक पे रख दिया जाता है। तो इट इज हाई टाइम दैट वी रिजेक्ट दिस नॉर्मलाइजेशन ऑफ पेपर लीक, करप्शन and all forms of discrepancies that has been happening with exams and that puts our careers and lives in stake. सीएए और एनआरसी विरोध प्रदर्शन के दौरान भी विपक्ष और नागरिक समूह ने कहा था कि मूल सवालों से ध्यान हटाया गया। दिल्ली दंगों के बाद भी बहस का बड़ा हिस्सा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में बदल गया। किसान आंदोलन में हमने देखा, किसान आंदोलन के दौरान भी आंदोलनकारी किसानों को लेकर कई तरह का आरोप लगाते रहे। टीवी चैनल, जी हाँ, यही सारे एंकर टीवी चैनलों ने किसानों को क्या क्या नहीं कहा, खालिस्तानी कहा, आतंकवादी कहा, कनाडा से फंड आना कहा, सब कुछ कहा। उस वक्त मैं आपको बता दूं कि टाइम्स नाउ नव भारत में एक एंकर थे, 9 बजे का शो करते थे, उन्होंने भी आगे निकल गए और किसानों को सब कुछ कहा। उस वक्त अजय टैनी जो गृह राज्य मंत्री थे, उनके बेटे ने कुछ किसानों को गाड़ी से उतार दे, यानी कि उसका भी उन्होंने समर्थन किया कि ऐसा उन्होंने नहीं किया। और जब कृषि कानून वापस ले लिया
तो उनको अपनी साख बचानी पड़ी। तो फिर वो एंकर ने मोदी जी से भी सवाल पूछा कि भाई आपका 56 इंच का सीना कहाँ गया। तो इस तरह से ये एंकर लोग, ये लोग करते हैं, इनको सरकार कहती है या अपने आप ही ये फ्रंट फुट पे खेलने लगते हैं। ये एक जांच का विषय है और वक्त आने पर इसकी जांच होगी। नीट यूजी 2024-2026 जी, दोनों के दोनों में घपला हो गया, दोनों के दोनों पर्चे आउट हो गए। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 किस तरह से मिसमैच हुआ, किस तरह से तमाम बच्चों की जो आंसर शीट थी उनके साथ क्या हुआ, हम उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन उसके अंजाम जो है उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद यूजीसी नेट 2024 ये किस तरह से कैंसिल हुआ, एक दिन पहले कैंसिल हुआ, यानी जिस दिन एग्जाम होना था उस दिन कैंसिल हुआ ये। उसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 48 लाख इस एग्जाम में बैठने थे जी। उसके बाद किस तरह से जो ये कहते हैं ना कि मूंगफली की तरह से कोई चीज बांटी गई, पर्चे मूंगफली की तरह से बटे। खामोश रहे मुख्यमंत्री, आरएसएस खामोश रहा। ये इसमें 90% से ज्यादा हिंदू थे, लेकिन सब चुप रहे। स्टेट, उसके बाद यूपीएससी का आरओ 2024, सीएसआईआर नेट और नीट पीजी 2024। इसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है उसका सबसे लेटेस्ट आप समझ लीजिए वो है जो हमारे बच्चों ने जो आंसर शीट जमा की थी उसके साथ जो कुछ हुआ है, उसके साथ जो कुछ हुआ है। और हम ये भूल जाते हैं, ये देश क्योंकि याद रखने की प्रॉब्लम हो गई है, इस देश में जो पीड़ित हैं वो याद नहीं रख पा रहे हैं और उनको रोज किसी ना किसी ऐसे झमेले में डाला जा रहा है कि कल क्या हुआ था, वो 5 साल पहले क्या हुआ था वो तो क्या याद रखेंगे, कल जो उनके साथ हुआ था, बेईमानी हुई थी, धोखा हुआ था उनका, उनको चपत लगाया गया था, उनके डंडा लगाया गया था, उनके साथ धोखा किया गया था, वही उसको भूल जा रहे हैं। कल जो हुआ है उसको आप वो भूल जा रहे हैं। तो अब सवाल है कि युवा आखिर चाहता क्या है। आज देश का युवा एक सीधा सवाल पूछ रहा है, महंगाई का क्या होगा, बेरोजगारी का क्या होगा, भर्ती परीक्षाओं में बार बार होने वाली गड़बड़ियों का क्या होगा, खाली पद कब भरे जाएंगे, पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कब होगी, क्या युवा हिंदू मुस्लिम की बहस चाहता है, क्या युवा मंदिर मस्जिद की बहस चाहता है, क्या युवा बिल्डोजर, एनकाउंटर और टीवी स्टूडियो की बहस में उलझा रहना चाहता है, या फिर वो रोजगार, भर्ती परीक्षा, महंगाई और अपने भविष्य का जवाब चाहता है। छात्र और शिक्षक क्यों एक साथ खड़े हैं, ये समझना बहुत बड़ी बात है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर छात्र और शिक्षक एक साथ आ गए तो सरकार के लिए इससे बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो अब की बार एंकर ने कहा है, तो ये कहीं उल्टा ना पड़ जाए, तो इसके लिए भी पैरेलल किसी चीज़ को ढूंढा जाएगा और खोजा जाएगा कि जिससे ध्यान इस तरफ भटक जाए। परमिशन पब्लिक प्लेस में होती है एटीएम साहब, नियम दिखाइए कहाँ पर ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए। आप नियम कानून से बात करेंगे ना, कोई देश विरोधी बातचीत हो रही क्या यहाँ पे? परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिन परीक्षाओं को देके आप एडीएम हुए हैं या एसएसपी हुए हैं, कोई आईजी हुआ है, कोई डीजीपी हुआ है, उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं जिसमें आपके बच्चे भी पेपर लीक से प्रभावित है। उस पर चर्चा करना, बातचीत करना गुनाह है डेमोक्रेसी के अंदर, और वो भी बंद कमरे में। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। यहां तो पता नहीं कितनी बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं, अपनी बात पहली बार मैं देख रहा हूं कि प्रशासन आके कह रहा साहब पेपर लीक पे ही बात मत कीजिए, लाखों छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। नहीं, ये बुक है, कोई पब्लिक प्लेस में हम कुछ कर रहे हो, कोई आपको लॉ एंड ऑर्डर वहां सिचुएशन दिखती हो। पिछले एक दशक में राजनीति के कई बड़े मुद्दे आए और गए, लेकिन रोजगार और शिक्षा का सवाल आज भी करोड़ों युवाओं के सामने खड़ा है। यही वजह है कि इस बार छात्र और शिक्षक एक साथ दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया के दौर में शिक्षक केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं रहे, वो लाखों छात्रों की आवाज भी बन चुके हैं।
YouTube और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने उन्हें करोड़ों छात्रों तक पहुंचा दिया है। इसलिए जब किसी लोकप्रिय शिक्षक को निशाना बनाया जाता है तो छात्र उसे व्यक्तिगत हमला नहीं बल्कि अपने संघर्ष से जोड़कर देखता है। सरकार के सामने चुनौती, राजनीतिक तौर पर भी यह मामला महत्वपूर्ण है। विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जवाब मांग रहा है। छात्र संगठन परीक्षा और भर्ती व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं। सरकार के सामने चुनौती यह है कि वो छात्रों के भरोसे को कैसे बहाल करें। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या किसी शिक्षक पर बहस छेड़ देने से पेपर लीक का मुद्दा खत्म हो जाएगा? क्या इससे छात्रों का गुस्सा शांत हो जाएगा या फिर इससे छात्र और शिक्षक पहले से ज़्यादा एकजुट हो जाएंगे? और जो दिख रहा है, जी हाँ, वो देखा जा रहा है कि छात्र और शिक्षक दोनों एक साथ आ रहे हैं। एक बात याद रखिए, रफूगर समझते हैं ना, रफूगर फटे कपड़े को सिल तो सकता है लेकिन उसे नया नहीं बना सकता। आपका काम रफू करना था, अब रफू के ज़्यादा दायरे से बाहर जाएंगे तो यही होना था। जी हाँ, किसी बड़े जन आक्रोश को केवल बहस का विषय बदलकर ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये समझना होगा। अब देखना यह भी है कि आने वाले दिनों में बहस फिर से शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, भर्ती घोटाला और युवाओं के भविष्य पर लौटती है या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या जवाबदेही तय होगी या फिर मुद्दा किसी नए विवाद के नीचे दब जाएगा? एक बात आपको बता दूं, मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं, यही मेरी सबसे बड़ी आज़ादी है। ये बात फ्रांस काफ्का ने कही थी। काफ्का की दुनिया में एक आदमी कॉकरोच में बदल जाता है और धीरे धीरे अपनी इंसानियत खो देता है। हम आपको अंजना ओम कश्यप का वो ट्वीट भी दिखाते हैं, वो बताते हैं पढ़ के उन्होंने क्या कहा और उस पर एक बात भी करेंगे। उन्होंने लिखती हैं, मासूम बच्चे और उनके माता पिता की गाढ़ी मेहनत की कमाई का पैसा लूटने वाले, सुनिएगा, पैसा लूटने वाले कुछ कोचिंग सेंटर के सेलिब्रिटी टीचर्स आज भाड़े के वीडियो बनाकर ज्ञान दे रहे हैं। ये ज्ञान शब्द ना मीडिया में बहुत चलता है, कोई भी इंसान बोल देता है बहुत ज्ञान दे रहे हैं, तो ये वहाँ से शब्द आया है। सार्वजनिक रूप से महिलाओं को गाली देने वाले, उनकी नकल उतारने वाले ये छिछले यूट्यूबर बच्चों की कड़ी मेहनत पर अपनी दुकान सजाते हैं। असल हीरो बच्चे हैं, ये माँ बाप की मेहनत की कमाई के लुटेरे कितना भी कूदें। देश भर के बच्चों को लाइव जोड़कर हमने पेपर लीक की पीड़ित बच्चों को आवाज़ दी तो इनके स्टारडम को बड़ा धक्का लगा। शिक्षा को धंधा बनाने वाले को दर्द हो तो अच्छा है। वैसे कोचिंग माफिया के खिलाफ मेरा वीडियो वायरल करने के लिए धन्यवाद। मेरे शो पर भी सभी पैनलिस्ट ने बोला कि कोचिंग माफिया पर नकेल कसी जाए। यहीं पर सवाल उठता है, कोचिंग माफिया पर नकेल कसी जाए, लेकिन उन माँ बाप का क्या जो भ्रष्टाचार में अपने बच्चों को डाल रहे हैं, और जो ये लोग पेपर बिके तो उसे खरीदने के लिए बच्चों के पास तो पैसे नहीं होंगे, उन्होंने माँ बाप से लिए होंगे। और ये कैसे माँ बाप हैं, इन पर भी पैनलिस्ट और इन साहिबा को ज़रूर पूछना चाहिए कि कैसा देश बन रहा है कि अगर ये पैसे दे के जिसको डॉक्टर बनाएंगे तो हम देख सकते हैं कि किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। तो आज ही दिल्ली में कई ट्रांसफ़र भी हुए हैं, तो उस पर भी सवाल कह देना चाहिए कि मेरे एक बच्चे वो हैं और एक माँ बाप वो हैं। अब इन लोगों का समर्थन करने वाले भी कई हैं, कई लोग एकदम से आ जाते हैं, वो कह रहे हैं एकलव्य सिंह हैं, आप देख सकते हैं एकलव्य सिंह के साथ जाकर कि किस पार्टी से संबंधित हैं। तभी हमें लगता है कि ये सारा प्लान तरीके से होता है कि एक बोलो और फिर हम उसको सपोर्ट कर देंगे। एकलव्य सिंह लिखते हैं, हम अक्सर परीक्षाओं के रद्द होने पर आक्रोशित होते हैं, मतलब कि ये परीक्षा रद्द हो रही तो आप आक्रोशित मत होइए। हम अक्सर परीक्षाओं के रद्द होने पर आक्रोशित होते हैं, पर हमारे देश के अनगिनत युवाओं और साथ ही साथ उनके परिवार का भविष्य भी रद्द कर देने वाले कोचिंग माफिया का पर्दाफाश करने के लिए आपका आभार अंजना जी। समझ गए? आप देख लीजिएगा कि ये कौन आदमी है, किस तरह, इस तरह के बहुत लोग हैं जो इस तरह को सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ अब जो कुछ हुआ है ना, शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी नहीं, एनटीए की जिम्मेदारी नहीं, जो लोग संस्था चलाते हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं, अब सारी जिम्मेदारी, सारा दोषी यानी पंचिंग बैग या तो मुसलमान बन जाता है किसी भी बड़े मुद्दे में, या फिर अब इनको मिल गया कि ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये जो सर्स हैं, ये सब हैं, ये सब आरोपी हैं, बाकी हमारा सिस्टम साफ सुथरा है। ऐसे में अशोक श्रीवास्तव जी का भी हम आपको बता दें कि इन्होंने भी सीबीएसई में एक
बच्चे ने कहा था कि उसके साथ गलत मार्क्स आए हैं, उसको दूसरी कॉपी चाहिए थी, तो उन्होंने उसको भी आतंकवादी बता दिया था। उसके बाद वो लिखते हैं अभी जानकारी मिली है कि वेदांत नाम का स्टूडेंट वास्तव में एक छात्र है। मतलब कि इन्होंने बाद में जाना कि वो छात्र है, पहले इनके पास आ गया कि इस पर अटैक कर दो, इसको आतंकवादी और पाकिस्तानी बता दो, बाद में इन्होंने रिसर्च की। तब की फॉर्मूला क्या है कि पहले आप रिसर्च कर लीजिए, सारी जानकारी, हमने तो यही सीखा था, सारी जानकारी हासिल कर लीजिए, सारे फैक्ट कर लीजिए, तब कोई बात कहिए। लेकिन नहीं, इन्होंने पहले कह दिया, अब जाके ये कह रहे हैं। हालांकि ट्वीट की लोकेशन भारत से बाहर की क्यों दिखाई जा रही है, इसकी प्राय जानकारी अभी भी नहीं मिली है। इसके जवाब लोगों ने बहुत अच्छे से इनको कमेंट में कर दिए। लेकिन विनीत जिंदल 19 जी मेरे मित्र हैं और विश्वसनीय व्यक्ति हैं, इसलिए उनकी जानकारी गलत नहीं होगी। अभी भी ये नहीं मान रहे थे कि ये गलत है। सही जानकारी मिलते ही मैं अपना पुराना ट्वीट डिलीट कर रहा हूं और वेदांत और उनके परिवार के बारे में जो गलत जानकारी फैलाई गई उसके लिए मैं उनसे माफ़ी भी मांगता हूं। लेकिन अभी भी उम्मीद करता हूं कि अकाउंट की लोकेशन सही जानकारी मिले तो मामला और ज़्यादा स्पष्ट होगा। तो अकाउंट की लोकेशन कैसे मिलनी और किन किन के अकाउंट है, तो लोगों ने सब इनको बता दिया। दोस्तों, एक तरफ सीबीएसई के रिजल्ट और री एवुलेशन पोर्टल में तकनीकी खामियां को लेकर लाखों छात्र परेशान हैं। आईआईटी निदेशकों की मदद के बावजूद समस्या कई दिनों तक बनी रही। दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके 6 जून को भारत लौटकर एनईटी, सीबीएसई, सीयूईटी और अन्य परीक्षा विवादों को लेकर आंदोलन की तैयारी की बात कर रहे हैं तथा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक पोर्टल के क्रैश होने, एक परीक्षा के विवाद या किसी एक शिक्षक को निशाना बनाने की नहीं है। ये उस भरोसे की कहानी है जो करोड़ों छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था पर किया था। जब रिजल्ट पर सवाल उठते हैं, जब री एवोल्यूशन के लिए पोर्टल नहीं खुलता, जब भर्ती परीक्षाएं विवादों में घिरती हैं और जब जवाब मांगने वाले छात्रों को सिर्फ इंतज़ार मिलता है, तब गुस्सा किसी एक शहर या राज्य का नहीं रहता, वो पूरे देश के युवाओं की आवाज़ बन जाता है। आज सवाल ये नहीं कि खान सर सही है या दूसरा कोई टीचर सही है या एंकर सही है। सवाल ये है कि क्या शिक्षा व्यवस्था उन छात्रों के साथ न्याय कर पा रही है जिनका भविष्य इन परीक्षाओं पर टिका हुआ है। उन बाप माओं के लिए क्या है जो पैसे देकर पेपर खरीदने में तैयार हो जाते हैं। पेपर लीक तो कब से हो रहा है, तभी हो रहा है जब वहाँ पे ख़रीदार हैं। हम उन पर भी क्यों नहीं कार्रवाई करते? आज तक कोई ऐसा नहीं आया, कोई ऐसा नहीं मिला जिसने पेपर ख़रीदा हो, वो जेल में गया हो, उसके घर में बिल्डोज़र चला हो, उसका एनकाउंटर हुआ हो। क्योंकि ये तो अपराध है। आप एक पैसे से किसी को बना रहे हैं, किसी एक की जगह ले रहे हैं, एक जगह की सीट ले रहे हैं और सिस्टम में एक ऐसे आदमी को ला रहे हैं डॉक्टर के पेशे में, इंजीनियरिंग के पेशे में, जिसे कुछ आता ही ना हो, तो वो कैसे देश चलाएगा? ये तो अपराध है। इस अपराध की सज़ा कैसे देगा कौन, और कौन देगा? याद रखिए, किसी भी सरकार की सबसे बड़ी ताकत उसका प्रचार नहीं बल्कि युवाओं का भरोसा होता है। और भरोसा भाषणों से नहीं, जवाबदेही से नहीं, स्टूडियो की बहस से नहीं लौटता। अगर लाखों छात्र सड़क पर हैं, सोशल मीडिया पर हैं, अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं और अब शिक्षक भी उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि एक चेतावनी है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब युवा अपने भविष्य के सवाल पर एकजुट हो जाता है, तब सबसे ताकतवर सत्ता को भी जवाब देना पड़ता है। अब देखना यह है कि सरकार सवालों का सामना करती है या फिर बहस को किसी नए मुद्दे की ओर मोड़ने की कोशिश करती है। समय इसका जवाब देगा, लेकिन देश का युवा अब जवाब लेकर ही मानेगा। जो भी होगा दास स्वतंत्र पर आपको दिखाया जाएगा। नमस्कार।